हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे थे। लेनार्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसने कुछ ऑब्जर्वेशन ली थी, है ना। उसने क्या किया था, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसको फ्रिक्वेंसी के साथ, पोटेंशियल के साथ और इंटेंसिटी के साथ वेरी करवाया था। और वहाँ से जो ऑब्जर्वेशन उसने लिए, वहाँ से कुछ जो कंक्लूजन्स उसको मिले, उनसे उसने 4 लॉज प्रोवाइड किए, वो अपन ने देखे। ठीक है। अब लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए, लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में वहाँ से अपनी जो साइंस है, फिजिक्स है, वो चेंज हो गई। लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट से उससे पहले जो फिजिक्स में वेव थ्योरी चलती थी, वो वेव थ्योरी कंप्लीटली फेल हो गई। वेव थ्योरी कहती थी कि जो एनर्जी है वो कॉन्टीन्यूस होती है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस होती है। इसके अलावा एनर्जी जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। अपन ने वेव एंड ऑसिलेशन लास्ट ईयर 11th क्लास में भी पढ़ा है, तो वहाँ अपन ने देखा था कि भाई वेव जो है ना, उसका एम्पलीट्यूड जितना ग्रेटर होगा, वेव की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब एम्पलीट्यूड जो होता है उससे इंटेंसिटी रिलेट होती है। अपन जानते हैं आई इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लास्ट ईयर भी पढ़ा, इस ईयर भी ऑप्टिक्स के अंदर अपन ने पढ़ा है, इंटेंसिटी आई इक्वल टू के ए स्क्वायर ये होती है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ग्रेटर है मतलब इंटेंसिटी ग्रेटर है, इंटेंसिटी ग्रेटर है तो मतलब एनर्जी ज़्यादा है। मतलब एक तरीके से वेव थ्योरी ये कहती है कि भाई जिस सोर्स की इंटेंसिटी ग्रेटर होगी मतलब एनर्जी क्या है, ग्रेटर है, मतलब इंटेंसिटी पे एनर्जी डिपेंड करती है, ऐसा बोलता है। ठीक है, लेकिन अपन ने जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखे, है ना, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि भाई जब आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर करंट तो इंक्रीज होता है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। मतलब एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट अपना क्या कहता है कि इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी के साथ, मतलब एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं था, जबकि वेव थ्योरी क्या कहती है, इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो पहली बात तो यही फेल हो गई वेव थ्योरी की कि भाई इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी वेरी करने पर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा था। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपन ने क्या देखा, सेकंड पॉइंट अपन ने देखा कि भाई अगर वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब वेव थ्योरी क्या कहती है, वेव थ्योरी ये कहती है कि भाई इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है, इंटेंसिटी एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी है, मतलब आप ग्रेटर इंटेंसिटी अप्लाई कर दो। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या कह रहा है कि इंटेंसिटी कितनी भी आप डाल दो सोर्स से, अगर एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी से कम है फ्रिक्वेंसी सोर्स की, तो वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, वेव थ्योरी क्या कह रही है, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, ग्रेटर इंटेंसिटी डाल दो, उससे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली नहीं निकल रहा था। मतलब ये सेकंड फैक्ट भी क्या हो गया, फेल हो गया। क्या फेल हो गया कि इंटेंसिटी, कोई भी इंटेंसिटी डाल के आप इलेक्ट्रॉन वहाँ से नहीं निकाल सकते। एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी, आप कितनी भी इंटेंसिटी डाल दो, उस फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी अगर आप रखेंगे तो वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो इस तरह ये जो सेकंड पिलर है वेव थ्योरी का, ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, थर्ड वेव थ्योरी क्या कहती है कि भाई एनर्जी आई, मान लो एनर्जी की वेव आई, इंसिडेंट हुई फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे, इंसिडेंट होने के बाद क्या होना चाहिए, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो कैसे निकलेगा कि उस वेव की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब वेव थ्योरी ये कहती है कि भाई पूरी की पूरी वेव आई, उसकी एनर्जी क्या हुई, कंप्लीट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कंप्लीट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुई। इसका मतलब क्या हो गया कि उस सरफेस पे जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, सबको मिली, है ना, इक्वल इक्वल डिवाइड हुई। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, एनर्जी आई 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सबको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगी, बराबर बराबर इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो क्या होगा कि देखो एक बार को 100 आई, हर एक को 10 मिल गई, हर एक के पास 10 है, फिर 100 आई, फिर हर एक को 10 मिल गई, अब 20 हो गई हर एक की, फिर 100 आई, फिर हर एक को 10 मिल गई, फिर 30 हो गई हर एक की। फिर मान लो हर एक को मैं मान लेता हूं कि भाई जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब वर्क फंक्शन जो इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए वहां से चाहिए अपन को, वो वर्क फंक्शन जो है मान लो 50 है इलेक्ट्रॉन के लिए, उस मेटल के लिए, है ना, मतलब 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए। तो देखो फिर 100 आया, फिर 40 हो गई, फिर 100 आया, फिर 50 हो गई, तो एक साथ 10 इलेक्ट्रॉन्स थे सरफेस पे, सबकी एक साथ 50 हो गई, तो सब एक साथ निकल जाने चाहिए वहां से,
इसका मतलब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या हो रहा था, एक्सपेरिमेंटली ये हो रहा था कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। क्या हो रहा था, एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। इसके अलावा क्या है कि इस प्रोसेस में तो टाइम लगेगा। आपने मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अप्लाई भी कर दी, है ना, लेकिन आपने मान लो क्या 100 इलेक्ट्रॉन बोल एनर्जी सबको बटेगी, सबको डिवाइड होगी, सबको डिवाइड होगी, तो सबकी 50 थोड़े टाइम के बाद जाके होगी ना। तो मतलब एनर्जी इंसिडेंट हुई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसमें बीच में कुछ ना कुछ टाइम लगना चाहिए। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे थे, लास्ट जो रूल था, जो कंक्लूजन से निकाला लेनार्ड ने, वो क्या कह रहा था कि भाई ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये प्रोसेस तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, विद इन 10⁻⁹ सेकेंड तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है। मतलब इस प्रोसेस में कोई टाइम लैग नहीं होता, एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन निकला लेके। वेव थ्योरी क्या कह रही है, क्या होना चाहिए, टाइम लैग होना चाहिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, इन सारे पॉइंट्स की वजह से ये जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट अपन को लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में मिल रहे थे, ये सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट वेव थ्योरी की सारी बातों को फेल प्रूव कर रहे हैं कि भाई वेव थ्योरी करेक्ट नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से लेनार्ड ने क्या कर दिया, वेव थ्योरी को बिल्कुल फेल कर दिया। ठीक है, अब वेव थ्योरी जब फेल हो गई, अच्छा इनका डिस्क्रिप्शन तो अभी तक अपन को नहीं मिला कि भाई रीजन क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट मिल रहे हैं वो मिल क्यों रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये जो कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है, इस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट का डिस्क्रिप्शन वेव थ्योरी के बेसिस पे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसको तो इसने फेल कर दिया। तो इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन 1905 में आइंस्टीन ने दिया, और आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि भाई आइंस्टीन ने इस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट का जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो प्लांक की क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे दिया है, तो वो क्या दिया है। ठीक है, देखें आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इक्वेशन। देखो, आइंस्टीन ने जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया वो दिया किसके ऊपर, प्लांक की क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे। ठीक है, क्या कहती थी प्लांक की क्वांटम थ्योरी, जो अपन ने वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट की थी, जब थोड़ा सा डिस्कस भी किया था अपन ने प्लांक की क्वांटम थ्योरी को। प्लांक क्या कहता था, प्लांक ये कहता था कि एनर्जी कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकती, एनर्जी हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में होती है ना। डिस्क्रीट फॉर्म में स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह, और लाइट का जो ये पैकेट है इसको क्या बोलते थे, फोटोन बोलते थे। मतलब एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो फोटोन की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, और जो सिंगल फोटोन होता है उसकी एनर्जी होती है इक्वल टू h न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी और h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है ना। ठीक है, या फिर न्यू इक्वल टू अगर मैं c अपॉन लैम्डा लिखूं तो E वॉज sc अपॉन लैम्डा। ये एनर्जी किसी भी फोटोन की हो सकती है। ऐसा कौन बोलता था, ऐसा प्लांक बोलता था। ठीक है, तो प्लांक ये कह रहा है कि भाई वेव नहीं आ रही, क्या आ रहे हैं, फोटोन आ रहे हैं। मतलब जो लाइट या रेडिएशन वहां के इंसिडेंट हो रहा है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में इंसिडेंट हो रहा है। फोटोन, एक एक फोटोन आ रहा है और वहां पे क्या हो रहा है, वो इंसिडेंट हो रहा है। यहीं से फिर आइंस्टीन ने अपना आइडिया उठाया। आइंस्टीन बोला कि भाई एक्चुअली में क्या है, ये पार्टिकल आ रहे हैं, तो जो एक फोटोन पार्टिकल आ रहा है ना लाइट का, वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसने बोला कि एक्चुअली में क्या होता है कि जब ये फोटोन आके इंसिडेंट होता है ना सरफेस पे, तो आके एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है और इसकी एनर्जी दो तरीके से यूज होती है ना। एनर्जी कौन सी वाली, इक्वल टू h न्यू, वो दो काम में आती है। कौन से दो काम में आती है, सबसे पहले तो वो वहां से उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, उस मेटल के सरफेस से बाहर आ सके। और मेटल के सरफेस से बाहर आने के लिए जो अपन को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। मतलब जो टोटल एनर्जी है h न्यू, उसका कुछ पोर्शन तो किस में काम में आएगा, वर्क फंक्शन में यूज में आएगा। ठीक है, जिसको फाई नॉट से अपन रिप्रेजेंट करते हैं।
फिर भी अगर एनर्जी बची फोटोन की तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करेगा और उसको एज काइनेटिक एनर्जी अपने पास स्टोर करेगा और उस काइनेटिक एनर्जी से वो क्या करेगा, फिर मूव करेगा। एक्सपेरिमेंट में अपन देख रहे थे ना, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट थी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट थी तो हर एक का वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट था, ठीक है। तो कुछ एनर्जी तो उन्होंने वर्क फंक्शन में वहाँ खर्च कर दी, है ना। जो बची उस काइनेटिक एनर्जी से वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे एमीटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट पे। तो जो एनर्जी का कुछ पोर्शन है वो किस में काम में आएगा, वो एज काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ये किसने बोला, आइंस्टीन ने बोला। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो टोटल एनर्जी है ना, E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू द टू पोर्शंस विच इज वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी E के। दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना इलेक्ट्रॉन की, दैट विल बी E के इक्वल टू एच न्यू माइनस का फाई नॉट। इस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वहां से मूव करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है। अगर इसको भी एनर्जी तो है ना, एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू एच न्यू क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसको भी तो इस फॉर्म में मैं डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। अब वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो अपन को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो अपन को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए उसको बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स वर्क फंक्शन की एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट, ठीक है। दैट मीन्स जो फाई नॉट वर्क फंक्शन होगा दैट विल बी व्हाट, एच न्यू नॉट। तो जो काइनेटिक एनर्जी है E के दैट विल बी व्हाट, एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला मेरे पास और है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, ठीक है। जो भी एनर्जी बची वो उसको एज काइनेटिक एनर्जी यूज आ गई तो वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का न्यू नॉट। ये जो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसी इक्वेशन के थ्रू आइंस्टीन ने ये जो कंप्लीट फेलियर है वेव थ्योरी का, मतलब लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट है, इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। देखें क्या डिस्क्रिप्शन दिया है उसने, देखो। देखो अपना इक्वेशन क्या बोल रहा है कि भाई अपनी जो E के है दैट इज इक्वल टू हाफ एम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मास तो मैक्सिमम हो नहीं सकता, एच न्यू माइनस का न्यू नॉट। ये अपनी इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात जो इसके अंदर आइंस्टीन बोलता है वो ये बोलता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलना है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कौन आएगा, एक फोटोन आएगा, ठीक है। मतलब हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई अपन जब इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, उसने क्या बोला कि एक्चुअली में क्या है, जब आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे थे ना, क्या हो रहा था, करंट इंक्रीज हो रहा था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट अपन ने क्या देखा कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे करंट इंक्रीज हो रहा था। तो उसने क्या बोला कि जब आप एक्चुअली में इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो ना, तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम वो इंक्रीज हो जाते हैं। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हुए। भाई मान लो कोई सोर्स है ना, इंटेंसिटी को मैंने कैसे इंक्रीज या डिक्रीज किया था, सोर्स के डिस्टेंस को चेंज करवा के ऐसे ही किया था। मान लो मेरे पास कोई हीटर रखा हुआ है ना, तो उसकी इंटेंसिटी मुझे ग्रेटर लग रही है ना, पास बैठे होते हैं आपको इंटेंसिटी ग्रेटर लगती है ना हीटर की, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि उससे जो फोटोन्स निकल रहे हैं पर यूनिट टाइम में, वो आप पास बैठे हो तो मोर फोटोन्स को कवर कर रहे हो, वो आपकी बॉडी पे आ रहे हैं, तो इंटेंसिटी आपको क्या लग रही है,
ग्रेटर, आप उससे दूर आ गए तो क्या हो गया, आपके पास तक लेस फोटॉन्स पहुंच रहे हैं पर यूनिट टाइम में, लेस फोटॉन्स पहुंच रहे हैं, इसी वजह से इंटेंसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इंटेंसिटी चेंज करने पर फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं आया, ओनली किस में चेंज आया, नंबर ऑफ फोटॉन्स में चेंज आया। भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स में तो चेंज आया। अब अगर इंटेंसिटी चेंज करने से फोटॉन्स का नंबर चेंज हो गया तो एक फोटोन निकालेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो कौन चेंज होगा, नंबर किसका, इलेक्ट्रॉन का नंबर ही तो चेंज होगा। भाई फोटोन का नंबर चेंज होने से कौन चेंज हुआ, 100 आएंगे 100 निकालेंगे, 1000 आएंगे 1000 निकालेंगे, ठीक है। तो फोटॉन्स का नंबर चेंज होने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो वहां से निकल रहे थे ना, किससे, इमीटर प्लेट से, उनका नंबर चेंज हुआ। उनका नंबर चेंज हुआ, अपन जानते हैं I = NeVd। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा तो करंट चेंज होगा ना, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो है। तो इसीलिए क्या हो रहा था, जब इंटेंसिटी अपन वेरी कर रहे थे, इंटेंसिटी के वेरी करने से फोटॉन्स वेरी हो रहे थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स वेरी हो रहे थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स के वेरी होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर रहे थे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के वेरी करने से वहां पे करंट वेरी कर रहा था। इसीलिए जो इंटेंसिटी थी वो क्या थी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। तो इंटेंसिटी चेंज करने से फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आता, सॉरी एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आता। एनर्जी जो डिपेंड करती है वो तो =h के अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। इंटेंसिटी पे डिपेंड अपनी एनर्जी नहीं करेगी, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट उसने यहां बताया, तो इंटेंसिटी वाला रीजन अपन को समझ में आ गया। दूसरा देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं है ना, तो इक्वेशन ये बोल रही है कि मान लो अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है, न्यू क्या है, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जो आके सरफेस पे इंसिडेंट हुई, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। मतलब अगर आपने वो फ्रीक्वेंसी डाल दी, वो फ्रीक्वेंसी डाल दी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी आपने इंसिडेंट करवा दी, तो न्यू लेस देन न्यू नॉट होते ही जो कंप्लीट है ना, ई की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। मूव करने के लिए अपन को क्या चाहिए, पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब न्यू भी लेस देन न्यू नॉट पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए न्यू लेस देन न्यू नॉट करने पर, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करवाने पर वहां से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का कोई चांस नहीं है। क्यों, क्योंकि उस केस में अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। थर्ड देखो, अगर मान लो अब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट हो जाए तो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होते ही ये कंप्लीट जो काइनेटिक एनर्जी है वो मुझे पॉजिटिव मिल गई, ठीक है, पहली बात तो। दूसरा क्या है कि भाई न्यू माइनस न्यू नॉट ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। मान लो मैं न्यू को इंक्रीज करता जाऊं तो न्यू माइनस न्यू नॉट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो ई के भी इंक्रीज होता जाएगा। मतलब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आप इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। इसीलिए क्या हो रहा था, जब आप फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे थे तो उसके साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी कर रहा था, है ना। और जब आपने फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को लो रखा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, लो हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी लो हो गई, तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम रखना पड़ा। लेस स्टॉपिंग पोटेंशियल से ही आपका इलेक्ट्रॉन रुक गया। जब आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो एक काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी क्या करना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा। इसीलिए क्या हो रहा था कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाने पर अपन को उसको रोकने के लिए मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही थी, और जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही थी तो उससे अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो रहा था, ठीक है। अब एक चीज और थी, क्या थी कि भाई ये जो प्रोसेस है ना, इसमें बहुत टाइम लैग जो था ना, वो कैसा था,
टाइम लेग ऑलमोस्ट जीरो था, है ना। विद इन 10⁻⁹ सेकेंड ये कंप्लीट प्रोसेस हो रही थी। तो आइंस्टीन ने बोला कि एक्चुअली में क्या है कि जो फोटोन, जो इलेक्ट्रॉन आए ना, फोटोन ने आके इलेक्ट्रॉन को हिट किया, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो इस इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। और एब्जॉर्व करने के बाद क्या हो रहा है, वो दो चीज़ों में काम में ले रहा है और तुरंत वहाँ से निकल रहा है। तो इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से वहाँ पे कोई टाइम लैग नहीं है। तो यही मेरे को वहाँ से कन्फ्यूजन थे, एक तो वो इंटेंसिटी वाला ग्राफ क्यों मिल रहा था, एक मुझे फ्रिक्वेंसी वाला ग्राफ क्यों मिल रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला, ठीक है। तो वो सारे कन्फ्यूजन आइंस्टीन ने अपने इस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर दी है, ठीक है। तो जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या करती है, लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट को कंप्लीटली डिस्क्राइब करती है, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सपेरिमेंट अपन ने पढ़ लिया, अच्छा एक तो ये क्या, ये एक्सपेरिमेंट और उसके बाद जब आइंस्टीन ने इसका ये डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो यहीं से अपनी सारी साइंस चेंज हुई है ना भाई। इससे पहले तो अपन एनर्जी को पार्टिकल मानते ही नहीं थे, ठीक है। तो अपन ये भी देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल है, यही एक्सपेरिमेंट है ना। जे थॉमसन ने इसी एक्सपेरिमेंट में निकलने वाली एनर्जी को ही तो इलेक्ट्रॉन बोला है, ठीक है। तो मतलब सारी की सारी जो मॉडर्न साइंस है वो एक तरीके से यहीं इन्हीं एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर फोटोन के बारे में बात करूं, पार्टिकल नेचर के बारे में बात करूं, वैसे तो थोड़ा बहुत तो अपन पहले बात कर चुके हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज देखूं कुछ, तो अपन को पता है कि भाई लाइट जो है वो सबसे पहले तो क्या है, ये क्वांटम प्रिंसिपल के अंदर आता है, ठीक है। तो वो ये कहता है भाई क्वांटम प्रिंसिपल कि लाइट जो है वो, लाइट का कोई भी एनर्जी जो है वो पार्टिकल फॉर्म में जाएगी, ठीक है। मैक्स प्लांक ने ऐसा बोला था, ठीक है। और उसकी अगर फ्रिक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी जो है क्या हो जाएगी, एच न्यू हो जाएगी, ठीक है। तो वो ये बोलता था कि भाई कोई भी एनर्जी जब ट्रांसफ़र होगी तो ये तो मिनिमम एक फोटोन की एनर्जी हो गई। तो एनर्जी जब भी ट्रांसफ़र होती है तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। मतलब एनर्जी जब ट्रांसफ़र होगी तो या तो सिंगल फोटोन जाएगा, 2 फोटोन जाएंगे, 3 फोटोन जाएंगे, 4 फोटोन जाएंगे, या फिर n फोटोन जाएंगे। एक सिंगल गया तो एच न्यू एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, 2 फोटोन गए तो 2h न्यू ट्रांसफ़र होगी, 3 फोटोन गए तो 3h न्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी, 4 फोटोन गए तो 4h न्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी। n फोटोन्स गए तो कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, nh न्यू। मतलब जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो nh न्यू ट्रांसफ़र होती है हमेशा ही, मतलब h न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफ़र होती है। और अपन तो फोटोन्स की बात कर रहे हैं, लाइट के जो पार्टिकल्स हैं। अच्छा, क्वांटम थ्योरी है, वो क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि भाई वो जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, वो 2000 क्वांटास, वो छोटे पार्टिकल इनको क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। फोटोन एक्चुअली में क्या है, क्वांटा ही है, लेकिन ये क्या है, लाइट का क्वांटा है, ठीक है। अभी जो लाइट का क्वांटा है, इसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी, ठीक है। नेचर में क्या है, ये मैक्सिमम है, ठीक। अब मान लो अगर सेम मीडियम में जा रहे हैं सारे के सारे फोटोन, है ना, तो सेम मीडियम के अंदर जो इनकी वेलोसिटी होगी ना, वो भी कैसी होगी, सेम होगी। मतलब एक स्पेसिफिक मीडियम के अंदर अपन को ऐसे फोटोन नहीं मिल सकते जिनकी वेलोसिटी कैसी हो, डिफरेंट हो, ठीक है। अच्छा, मान लो हाँ, मीडियम अगर चेंज हो जाए, मीडियम अगर चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना। अपन ने देखा भी तो है ना, रिफ्रैक्शन पढ़ा है मीडियम के अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करते ही लाइट की वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाती है, तो फोटोन की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, उसकी स्लो डाउन हो जाएगी। हाँ, वेलोसिटी चेंज हो सकती है लेकिन फ्रिक्वेंसी हमेशा कैसी रहती है, सेम। ये फैक्ट तो अपन ने वहाँ भी पढ़ा है ऑप्टिक्स में, है ना, कि फ्रिक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। हाँ, अपन जानते हैं कि भाई न्यू इक्वल टू v/λ या c/λ होता है फोटोन के लिए लूँ तो, है ना। तो एक तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है और न्यू को अपन को कांस्टेंट रखना है, तो बैलेंस करने के लिए जो लैम्बडा है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मतलब फोटोन का लैम्बडा मीडियम के साथ चेंज हो सकता है, वेलोसिटी मीडियम के साथ चेंज हो सकती है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। फोटोन का जो रेस्ट मास है, मतलब रेस्ट में जो मास है वो क्या होता है,
जीरो होता है। ठीक है, रेस्ट मास का जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने बात की थी, है ना, इसके बारे में। अभी और बताऊंगा मैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अच्छा अपन को ये भी बताया कि भाई फोटोन जो है ना वो इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है। फर्स्ट चैप्टर याद करो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने क्या बताया था कि जो ऑब्जेक्ट मासलेस होता है वो चार्जलेस भी होता है। मासलेस है तो चार्जलेस तो वैसे भी होना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना है। ठीक है, अब अगर फोटोन को तोड़ा जाए ना तो एक तो इलेक्ट्रॉन और साथ में निकलेगा एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है ना, इसका चार्ज मास सब इलेक्ट्रॉन के इक्वली होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा एक अपन देख रहे थे कि भाई यहाँ फोटोन का कोलिजन हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, तो फोटोन जब भी कोलाइड करता है, मतलब हिट करता है किसी भी पार्टिकल को, तो एनर्जी मोमेंटम सब कंजर्व रहते हैं। वो तो अपन को पता है, यूनिवर्सल लॉज है मोमेंटम ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है ना, बोल भी रहे थे अपन, आइंस्टीन कह रहा था ना कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। तो अपन को पता है इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व होता है और एनर्जी भी कंजर्व होती है। तो फोटोन और पार्टिकल का कोलिजन हमेशा ही क्या होगा, मोमेंटम एनर्जी उसमें कंजर्व रहेंगे। ठीक है, तो दीज आर सम प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, अब क्या है कि देखो ये जो फोटोन अपन पढ़ रहे हैं ना, ये पार्टिकल नेचर को प्रूव कर रहा है। इससे पहले वेव थ्योरी थी, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं नेचर में जो क्या है, ओनली वेव थ्योरी से डिस्क्राइब हो सकते हैं। ठीक है, जैसे डिफ्रैक्शन पढ़ा अपन ने, इंटरफेरेंस पढ़ा है अपन ने, लेकिन जैसे ये अपना एक्सपेरिमेंट था लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इसको अपन ओनली पार्टिकल नेचर से ही प्रूव कर सकते हैं, है ना। और भी ऐसे एक्सपेरिमेंट है जैसे रमन इफेक्ट है। तो क्या है कि भाई कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो गया था, है ना, कि कुछ एक्सपेरिमेंट तो पार्टिकल नेचर से प्रूव हो रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वेव नेचर से प्रूव हो रहे हैं लाइट के से। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर किया फिर बाद में डी ब्रोगली ने, और डी ब्रोगली ने डुअल हाइपोथेसिस या डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया था। वही अपनी हेडिंग थी इस चैप्टर की, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो वहीं अपन पहुंचेंगे पर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।